हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्पर्श पीएससी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम इस सप्ताह के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम वीकली एवं मंथली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं एवं प्रश्नों के माध्यम से महत्वपूर्ण तथ्यों की व्याख्या करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2022 में प्रदर्शित झांकियों में विभागों की श्रेणी में किस विभाग की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने पूछा है किस विभाग की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, न कि किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं शिक्षा मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, खनिज मंत्रालय या ऑप्शन डी है ए व बी दोनों। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ए व बी दोनों। यानी विभागों की श्रेणी में शिक्षा मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की झांकियों को संयुक्त रूप से प्रथम स्थान दिया गया है। तो हम इन विभागों की झांकी का थीम भी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। शिक्षा मंत्रालय की झांकी का थीम था नई शिक्षा प्रणाली, जिसे आप एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से जानते हैं। और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की झांकी का थीम था उड़े देश का आम नागरिक। तो ये दोनों मंत्रालय को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। और आपको ध्यान में रखना है कि इन मंत्रालयों द्वारा जो झांकी को प्रदर्शन किया गया था, ये किस थीम पर आधारित था। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2022 में प्रदर्शित झांकियों में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। और हमारे विकल्प हैं गुजरात, उत्तर प्रदेश, असम या ओडिशा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रदर्शित झांकी एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम पर आधारित था, जिसे इस वर्ष राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है आपका गणतंत्र दिवस 2022 में राजपथ में प्रदर्शित किए गए झांकियों में। ठीक है, एक तथ्य आप ये भी ध्यान में रख सकते हैं कि पिछले वर्ष यानी वर्ष 2021 में जो झांकी प्रदर्शित की गई थी उसमें उत्तर प्रदेश को ही पहला स्थान दिया गया था, और वो झांकी अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर पर आधारित था। ठीक है, बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का निर्माण किस संत की स्मृति में किया गया है। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको इसका उत्तर बिल्कुल ध्यान में रखना है। इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प है श्री रामानुजाचार्य, श्री रामानंदाचार्य, श्री निम्बार्काचार्य या श्री शंकराचार्य। इस प्रश्न का सही जवाब हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, श्री रामानुजाचार्य। तो इनके बारे में हम कुछ चीजों को जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, संत श्री रामानुजाचार्य 11वीं शताब्दी के संत थे और इनकी स्मृति में भद्रवेदी नाम की इमारत पर हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का निर्माण किया गया है। और इस प्रतिमा के बारे में खास बात यह है कि ये दुनिया की दूसरे क्रम की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई 216 फीट है। और आप सभी को बिल्कुल पता ही होगा कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है गुजरात में, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा नर्मदा नदी के किनारे स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है, या अगर इसे आप फीट में जानना चाहें तो इसकी ऊंचाई है 597 फीट। तो ये सारे तथ्य आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, 5 फरवरी 2022 की स्थिति में भारत में कुल रामसर आर्द्रभूमि स्थलों की संख्या कितनी है। और हमारे विकल्प हैं 42, 46, 47 या 49। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 49। दोस्तों, पिछले एक वर्षों में भारत के रामसर साइट्स में लगातार वृद्धि हुई है और वर्तमान स्थिति में भारत में कुल रामसर साइट्स की संख्या बढ़कर हो गई है 49। इससे पहले 47वें रामसर स्थल के रूप में उत्तर प्रदेश के हैदरपुर वेटलैंड को इस सूची में शामिल किया गया था। उसके पश्चात 2 फरवरी, जिस दिन हम विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं, इसी समय 2 और नए स्थलों को रामसर साइट्स में सम्मिलित किया गया। उसमें से एक उत्तर प्रदेश राज्य का बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य है और दूसरा है गुजरात राज्य का खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य। तो ये दोनों अभ्यारण्य और ये अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, ये आपको कभी नहीं भूलना है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, किस भारतीय एथलीट को प्रतिष्ठित विश्व खेल साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी 2021 का अवार्ड दिया गया है। और हमारे विकल्प हैं PR श्रीजेश, रानी रामपॉल, वंदना कटारिया या मनजीत सिंह। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, PR श्रीजेश। दोस्तों, PR श्रीजेश जी हॉकी से संबंधित भारतीय खिलाड़ी हैं और इन्हें वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड दिया गया है। यह पुरस्कार जीतने वाले PR श्रीजेश जो हैं भारत के दूसरे खिलाड़ी हैं। और तो अब हम ये जान लेते हैं कि यह पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है। तो आप यहाँ पर बिल्कुल देख पा रहे हैं, यह नाम हमारे विकल्प में भी मौजूद था, रानी रामपॉल, और ये भी हॉकी खेल से ही संबंधित है।
और रानी रामपाल यह पुरस्कार वर्ष 2020 में जीत चुकी हैं। पीआर सीजेस जी के बारे में अगर हम कुछ और विशेष तथ्यों की बात करें तो इनका नाम आपने टोक्यो ओलंपिक 2020 में अवश्य सुना होगा, और टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था और इस टीम के पीआर सीजेस जी क्या थे, सदस्य थे। तो ये सारे तथ्य आपको बिल्कुल क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा छठवां प्रश्न है, हाल ही में किन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया गया है? और हमारे विकल्प हैं प्रोफेसर राकेश अस्थाना, प्रोफेसर सुनीता शर्मा, प्रोफेसर जगदीश कुमार या प्रोफेसर शांतिश्री पंडित। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर जगदीश कुमार। दोस्तों प्रोफेसर जगदीश कुमार जी वर्तमान स्थिति में यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, हाल ही में पंडित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? और हमारे विकल्प हैं प्रोफेसर दिव्या वैद, प्रोफेसर नीना गुप्ता, प्रोफेसर वी सुजाता या प्रोफेसर शांतिश्री पंडित या प्रोफेसर शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, प्रोफेसर शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित। दोस्तों अभी पिछले विकल्प में हमने एक नाम देखा था प्रोफेसर जगदीश कुमार जी, जिन्हें यूजीसी का नया अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। और इससे पहले प्रोफेसर जगदीश कुमार जी जेएनयू में कुलपति के पद पर कार्यरत थे। अब इनके स्थान पर प्रोफेसर शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित जी को जेएनयू के चेयरपर्सन का पदभार दिया गया है। तो ये सारे तथ्य आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। साथ ही आप यह भी ध्यान में रखिएगा कि जेएनयू जो कि दिल्ली में स्थित है, इसकी स्थापना 22 अप्रैल सन 1969 में की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आठवां प्रश्न है, हाल ही में भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी सीजीए के पद पर किनकी नियुक्ति की गई है? और हमारे विकल्प हैं सोनाली सिंह, सोनल शाह, दीपक दास या अजय सिंह। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सोनाली सिंह। दोस्तों सोनाली सिंह जी से पहले दीपक दास जी इस पद पर अपनी सेवा दे रहे थे, लेकिन इनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात सोनाली सिंह को देश की 26वीं सीजीए के रूप में पदभार सौंपा गया है। और अगर हम कैग की बात करें यानी कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो देश के वर्तमान कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी, और ये देश के 14वें क्रम के कैग हैं। ये सारे तथ्य परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए ये सारे तथ्य आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं आज के हमारे 9वें प्रश्न की ओर। आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 के विजेता डैरेल मिशेल किस देश से संबंधित है? और हमारे विकल्प हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका या इंग्लैंड। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड। दोस्तों आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डैरेल मिशेल को दिया गया है। आईसीसी टी20 जो कि दुबई में आयोजित की गई थी, जिसका विजेता ऑस्ट्रेलिया बना था, इस दौरान सेमीफाइनल के मैच में जो कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच आयोजित किया गया था, डैरेल मिशेल जो है आदिल रशीद से टकराने के बाद भी रन नहीं लिए थे। इसलिए खेल भावना का अच्छा प्रदर्शन करने के कारण जो है डैरेल मिशेल को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड दिया गया है। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 10वां प्रश्न है, बीजिंग में आयोजित शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत के एकमात्र प्रतिभागी कौन है? और हमारे विकल्प हैं उमर रियाज, जितेंद्र राणा, आरिफ खान या पी रवि कुमार। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आरिफ खान। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि आरिफ खान जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, और शीतकालीन ओलंपिक 2022 जो कि चीन के बीजिंग में आयोजित किया जा रहा है, इसमें भारत के एकमात्र प्रतिभागी हैं जम्मू कश्मीर के आरिफ खान। तो आरिफ खान किस खेल से संबंधित है आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। आरिफ खान स्लेलम और जायंट स्लेलम में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो ये सारे तथ्य आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 11वां प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना 1000वां एक दिवसीय मैच किस देश के खिलाफ खेला? और हमारे विकल्प हैं न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज या पाकिस्तान। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वेस्ट इंडीज। तो दोस्तों हाल ही में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, और इसी दौरान भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना 1000वां एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच खेला, और यह मैच अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था, जो कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 12वां प्रश्न है, भारतीय टीम ने किस टीम को हराकर 5वीं बार अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है? और हमारे विकल्प हैं ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, श्रीलंका या इंग्लैंड। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड। तो दोस्तों भारतीय अंडर 19 क्रिकेट पुरुष टीम ने लगातार 5वीं बार विश्व कप का खिताब जीत लिया है, और फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को पराजित किया।
ठीक है, तो इस स्थिति में आपको अंडर 19 भारतीय टीम के कप्तान का नाम ध्यान रखना है, जिनका नाम है यश धूल, और भारतीय टीम के उप कप्तान थे शेख राशिद। फाइनल मैच जो खेला गया था जिसमें भारत विजेता बना, इस फाइनल मैच के मैन ऑफ द मैच बने थे राज बाबा, जो कि भारत के ही हैं, और पूरे टूर्नामेंट के उत्कृष्ट खिलाड़ी के रूप में दक्षिण अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस को प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब दिया गया। अब अगर हम ये बात करें कि अभी तक किन किन भारतीय कप्तानों के द्वारा अंडर 19 विश्व कप जीता जा चुका है, तो वर्ष मोहम्मद कैफ ने वर्ष 2000 में अपनी कप्तानी में भारत को यह खिताब दिलाया था। विराट कोहली ने वर्ष 2008 में, उन्मुक्त चंद ने वर्ष 2012 में, पृथ्वी शॉ ने हाल ही में 2018 में, और अभी यश धूल ने वर्ष 2022 में 5वीं बार यह कारनामा भारत के लिए किया है। क्लियर है? तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा 13वां प्रश्न है, दूरदर्शन के चर्चित सीरियल में महाबली भीम का किरदार निभाने वाले अभिनेता का नाम क्या है, जिनका हाल ही में निधन हो गया? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं अरविंद त्रिवेदी, रजत कपूर, नीतीश भारद्वाज या प्रवीण कुमार सोबती। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, प्रवीण कुमार सोबती। दोस्तों, दूरदर्शन पर आप सभी ने महाभारत सीरियल अवश्य ही देखा होगा। इसमें भीम का जो किरदार निभाया गया था उनका नाम है प्रवीण कुमार सोबती। इनके नाम के पीछे एक और महत्वपूर्ण चीज ये है कि प्रवीण कुमार जी पहले खेल से संबंधित थे और इन्होंने ओलंपिक्स और एशियन गेम में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, इसलिए इनका नाम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 14वां प्रश्न है, विश्व के सबसे ऊंचे आर्क ब्रिज का निर्माण चिनाब नदी पर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया जा रहा है? और हमारे विकल्प हैं लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या मेघालय। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर, जिसमें नदी तल से ब्रिज की ऊंचाई 359 मीटर होगी। आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज ये ध्यान में रखना है कि यह ब्रिज भारतीय रेल के द्वारा डेवलप किया जा रहे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का हिस्सा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 15वां प्रश्न है, अरावली जैव विविधता पार्क किस राज्य में स्थित है, जिसे हाल ही में IUCN द्वारा भारत का पहला OECM स्थल घोषित किया गया है? और हमारे विकल्प हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। अब IUCN के फुल फॉर्म के बारे में हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। हमारा 16वां प्रश्न है, निम्न में से किनके द्वारा गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा किताब लिखी गई है? और हमारे विकल्प हैं विक्रांत गुप्ता, बोरिया मजुमदार, अयाज मेनन या नवदीप गिल। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नवदीप गिल। इनके द्वारा ही गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक किताब लिखी गई है और नवदीप गिल एक खेल लेखक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 17वां प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान का नाम परिवर्तित कर नर्मदापुरम किया जाएगा? और हमारे विकल्प हैं बम्बई, मऊ, होशंगाबाद या मुरादाबाद। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, होशंगाबाद। दोस्तों, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित है और मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों के नाम के परिवर्तन को सरकार की मंजूरी भी दे दी गई है, जिसमें होशंगाबाद का परिवर्तित नाम अब आपको ध्यान में रखना है नर्मदापुरम। उसी प्रकार बाबई का नया नाम होगा माखन नगर और एक स्थान शिवपुरी का नया नाम होगा वहां पे कुंडेश्वर धाम। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपका होशंगाबाद का परिवर्तित नाम क्या होगा, जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है नर्मदापुरम। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो का निःशुल्क PDF प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आप प्रति माह करेंट अफेयर्स का फ्री टेस्ट भी दिला सकते हैं, ठीक है। और उस टेस्ट में ये करेंट अफेयर्स आपको ऑलरेडी निःशुल्क में उपलब्ध कराए जाते हैं। और रोजाना अखबारों के माध्यम से करेंट अफेयर पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाइए। ये सारे PDF आपको वहां पे भी प्राप्त हो जाएंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे अगले सप्ताह के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की नई वीडियो के साथ। तो इंतजार कीजिए हमारी अगली वीडियो का। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।